अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बलूचिस्तान पे तो जैसे क़यामत गुजर गई है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था पिछले चंद दिनों से, और अभी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई जो सूरत हाल, वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। डीजी ISPR को सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि गुज़िश्ता 4 दिनों में बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सारी फोर्स उठा के, ताकत उठा के आज़ाद कश्मीर में लगा दी है। इजाफी पुलिस वहां भिजवा रहे हैं, वहां मुख्तलिफ फोर्सेस को भिजवाया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन करना है वहां के निहत्थे लोगों के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहां मदद नहीं दी जा रही। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि कैसे पुलिस वालों के ऊपर अटैक होता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। पहले हमले में ही दहशतगर्द चंद पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं, पुलिस फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करती है, और जो आसपास पुलिस है उसको भी बुलवाया जाता है। तो पुलिस ने काफी मुकाबला किया दहशतगर्दों का, जितनी देर वो कर सकते थे अपने महदूद वसाइल के साथ। पुलिस का असला खत्म हो रहा था, लोग बार बार कॉल कर रहे थे, लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे। हत्ता के नौजवानों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया कि पुलिस के पास हथियार खत्म हो गए हैं, पुलिस मजीद मुकाबला नहीं कर पाएगी, फौरी तौर पर इमदाद भेजी जाए। इंतजामिया को कई मरतबा राब्ते किए गए, लेकिन इमदाद नहीं पहुंची। आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कोई नहीं आया। जो मदद आनी चाहिए थी, जो फौरी तौर पे पहुंचनी चाहिए थी, क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस नहीं मिला, और उसकी वजह से काफी पुलिस वाले शहीद हो गए। और जो दहशतगर्द हैं वो जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को निहत्ता करके, क्योंकि हथियार उनके खत्म हो गए थे, तो उन्हें निहत्ता करके उन्हें यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। और आज खबर यह आई है कि उन 18 पुलिस एहलकारों को भी जो यरगमाल थे शहीद कर दिया गया। ऐसे दहशतगर्द किसी किस्म की भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें रियायत मिलनी भी नहीं चाहिए। उनके खिलाफ बदतरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल उसी जबान में जवाब देना चाहिए जिन्होंने निहत्ते मगवी पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। यानी वो लड़ तो नहीं रहे थे ना, वो निहत्ते थे, मगवी थे, और उन्हें शहीद कर दिया गया। अब डीजी ISPR ने ना 2 चीजें ऐसी कही जिसपे मैं हैरान हो गया कि वो कह रहे हैं और कोई सवाल ही नहीं करता, उनसे पूछता ही कोई नहीं है कि आपने ये क्या कह दिया। एक, वो ये कह रहे हैं कि उस रात जब पुलिस की दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हुई थी, तो दहशतगर्द फरार हो गए थे अपनी लाशें छोड़कर। लेकिन सेम टाइम में वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। अब ये 2 खबरें एक साथ तो हो ही नहीं सकती। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि दहशतगर्द फरार हो गए, लाशें भी छोड़ के भाग गए, लेकिन जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। अब ये कैसे हो सकता है? फरार होने वाला तो एक आदमी को भी साथ यरगमाल बनाकर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई हथियार फेंक कर लाशें छोड़कर भागा है तो वो यरगमाल कैसे बनाकर ले जा सकता है? तो जो मैंने मकामी जराए से बातचीत की, वो मुझे ये बताते हैं कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है बड़ी खौफनाक, और कोई भी नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने पुलिस वालों का सफाया किया और उनके ऊपर बहुत बुरा कत्लेआम किया, और फिर बाकी पुलिस वाले जो वहां मौजूद थे, जब उनका एमुनिशन खत्म हो गया तो उन्हें घेर लिया, और घेर कर उन्हें साथ लेकर चले गए यरगमाल बनाकर। ये वो कार्रवाई हुई है जब वहां कोई मदद नहीं पहुंची, कोई सरकारी कुमक नहीं पहुंची। इजाफी कुमक जो है वो कश्मीर में तो फटाफट पहुंच जाती है, इलेक्शन में धांधली कर दी हो तो फटाफट पहुंच जाती है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो फौरन इजाफी कुमक मौजूद होती है। अगर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई एक बंदा जलसा अनाउंस कर देना उस इलाके में जहां पे ये दहशतगर्दी हुई है, तो फटाफट इजाफी कुमक पहुंच जाएगी, हर तरफ से आ जाएंगे निकलकर। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पे शहीद हो रहे थे, निहत्ते हो रहे थे, उस वक्त इजाफी कुमक नहीं पहुंची। ये शिकवा बार बार इलाके के लोग कर रहे हैं। फिर वो यरगमालों को ले गए बनाकर साथ अपने 18 लोगों को, और उनको शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। फिर एक और दहशतगर्दी का वाकया होता है। 27 पुलिस एहलकार यहां पे जम भक हो गए। फिर फोर्सेस के ऊपर एक और अटैक हुआ, और यह आज के दिन में हुआ। 11 जवान मजीद शहीद हो गए। तो अब तक 42 जवान शहीद हो चुके हैं गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर। ये 3 से 4 दिनों के टाइम में 42 जवान शहीद हो चुके हैं। सिविलियंस भी कई शहीद हो चुके हैं। अभी इतला आई थोड़ी देर पहले कि क्वेटा में बच्चे खेल रहे थे, तो वहां पे एक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 2 बच्चों की अब तक कंफर्म इतला आई कि वो शहीद हो गए, और बहुत सारे बच्चे जख्मी भी हो गए। ये बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल, और किसी को फिक्र ही नहीं है।
बात बताई कोई और जाती है। डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया। यानी मगवियों के पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई और उन्होंने दहशतगर्दों से लड़ाई की तो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमने वहां पे एक कामयाब ऑपरेशन किया। लेकिन कामयाब ऑपरेशन का नतीजा यह है कि एक भी पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से वापस जिंदा नहीं आ सका। तो यह कामयाब ऑपरेशन आप कैसे कह रहे हैं? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 18 पुलिस एहलकार जिन्हें मगवी बनाया गया था उन्हें शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। अब इसके बारे में ना बड़ी कंफ्यूजन फैलती चली जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्चुअली वहां पे कर क्या रही है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सरफराज बुगटी को लाकर वहां पे मुसल्लत किया हुआ है, अवाम की कोई नुमाइंदगी है नहीं, अवाम की कोई बात सुनता नहीं है। मकामी लोग चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं कि इस जगह पे दहशतगर्द आए, इस जगह पे दहशतगर्द आए। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन ही नहीं करती, वहां जाकर कार्रवाई नहीं करते। जो लोग निशानदेही करते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। अब मैं आपको एक इलाका बताता हूं, ये जो लोग वहां रहते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं कि अनावरक, जरगोन और मांगी ये इलाके साथ साथ हैं। इनके बीच में जो पहाड़ियां हैं जो कोयटा के बहुत करीब है, वहां पे दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। और ये जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हुए हैं मुसल्लह जत्थे हैं, इन्होंने अलग अलग अपनी एरिया बनाए हुए, अपनी कमीनगाहें बनाई हुई हैं। और सिर्फ यहां पे दहशतगर्द नहीं है, याद रखिएगा इसी एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात है, भारी भरकम हथियारों के साथ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पे बहुत तगड़ी हैं और दहशतगर्द भी वहां पे तगड़े होते चले जा रहे हैं, चाहे वो बीएलए है चाहे वो टीटीपी है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। मकामी लोग कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो पुलिस के ऊपर आकर अटैक करते हैं। और पुलिस क्या कह रही है, मुझे एक पुलिस वाले हैं दोस्त, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सीनियर ऑफिसर है, उसने मुझे राब्ता किया, उसने कहा पुलिस में बहुत बड़ी मायूसी फैल रही है बलूचिस्तान में। पुलिस ये कहती है कि हमें फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए रखा हुआ है, हम मुकाबला करते हैं, हमारी मदद नहीं आती और हमारी लाशों को ऑन भी नहीं किया जाता बाद औकात, और हमें अकेला भी छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। तो ये क्या सूरत बन गई है। और देखें जो लोग शहीद हुए ना वहां पे, याद रखिएगा ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं। जितने लोग यूनिफॉर्म में शहीद हुए ये बलूचिस्तान के बच्चे थे। कोई पश्तून है बेचारा, कोई बलोच है। और ये डीजी आईएसपीआर ने खुद कहा कि ये वहीं के रहने वाले हैं जो शहीद हो गए। आज एक फातह ख्वानी हो रही थी, वहां पे मेरे कुछ दोस्त गए, उन्होंने जाके फातह ख्वानी की, वहां जाकर बातचीत की, तो उन्होंने सबने शिकवा किया इस बात का कि अगर पीछे से ताजा कुमक पहुंच जाती या मजीद हथियार आ जाते तो ये लोग ना यरगमाल बनते और ना ये लोग शहीद होते। लेकिन मकामी जो पुलिस वाले हैं या जो सरकारी अफसरान हैं या एहलकार हैं, उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ही नहीं है और कोई मुकाबला करने के लिए आता भी नहीं उस वक्त जिस वक्त वो अभी थोड़ा सा पहले ईद के दिनों में जो हुआ वो तब से लेकर अब तक एहतजाज जारी है। 3 मुख्तलिफ जगहों पर बलूचिस्तान में इस वक्त धरने देकर आवाम बैठी हुई है और वो एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसके खिलाफ, कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। कभी उनके कंटेनर पकड़ के उन्हें आग लगा दी जाती है, कभी उनके बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। अभी एक एसएचओ और कुछ पुलिस वाले पैसे देकर वापस आए हैं, बातचीत कर पैसे देकर वापस आए हैं। यह सूरत बलूचिस्तान में हो गई है। कानून की अमलदारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, जंगल का कानून वहां पे बन गया और बलूचिस्तान पूरा जल रहा है। ये क्यामत बर्पा हो गई बलूचिस्तान पे। 27 घरों के अंदर तो सीधी सीधी लाशें गई हैं पुलिस वालों की। इसके अलावा अलग से शहादतें होती चली जा रही हैं। अभी बच्चे शहीद हो गए थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया। तो अगर कामयाब ऑपरेशन है तो मगवी रिहा क्यों नहीं हुए? अगर दहशतगर्द फरार हुए तो वो 18 पुलिस वालों को अपने साथ कैसे लेकर चले गए? और कोयटा की सराउंडिंग में दहशतगर्दों की अक्सरियत कैसे बढ़ती चली जा रही है? ये वो सवालात हैं जिनके हमारे पास अभी जवाब नहीं है। एक घिनौना खेल बलूचिस्तान में खेला जा रहा है और 1 2 नहीं 4 5 सोर्सेज ने मुझे यह बात बताई कि माजी में जो लोग जिनके सरों पे इनाम थे, जिन लोगों के जो जराइम पेशा है, दहशतगर्द हैं या जो स्मगलर टाइप के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं कौम परस्तों के खिलाफ कि जनाब तुम इन लोगों को मारो, तुम्हें हम खुली छूट देते हैं, तुम कौम परस्तों को दबाओ, कौम परस्तों को मारो। उसके बदले में ये दावा किया जा रहा है। मेरे पास डायरेक्ट तो मैं बलूचिस्तान में नहीं बैठा हुआ ना, लेकिन जो बलूचिस्तान में मेरे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि हम हैरान हो रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके सरों के ऊपर इनाम था वो अब काफिले लेकर घूमते हैं, हथियार बंद होकर घूमते हैं और कौम परस्तों के खिलाफ तकारीर करते हैं।
और उन्हें लॉन्च किया जा रहा है कि जाके कौम परस्तों को मारो। भाई एक मलेशिया, एक ताकत या एक चीज को कंट्रोल करने के लिए आप दूसरी चीज क्रिएट करते हैं, वो मॉन्स्टर बन जाती है, फिर आप उसके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आप तीसरी क्रिएट करते हैं कि हम दायरे में ऐसे ही घूमते रहेंगे हमेशा। क्या कभी इन चीजों से जान नहीं छुड़वानी? वो सहाफियों को इकट्ठा करके ले जाते हैं बार बार। अब ये लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से हो रहा है। हर दूसरे हफ्ते सहाफियों का एक वफद उठाते हैं, उन्हें जहाजों में बिठाते हैं, वीआईपी तरीके से कोयटा पहुंचा देते हैं, और एक दो और कभी तुरबत ले जाते हैं, कभी कहीं और। वो पूरा पहले सिक्योरिटी का बंदोबस्त, पहले पूरा स्टेज तैयार किया जाता है, सहाफियों को ले जाके वहां छोड़ा जाता है। देखिए आप ये वाली पहाड़ी पे चढ़ के देखें, आपको कोई दहशतगर्द नहीं नजर आएगा। ये देखिए आप ये वाली जमीन पे चल, और बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आप गाड़ी चलाए ना तो आप कई दिनों से खत्म नहीं कर सकते। आप तेज तरीन गाड़ी भी चलाए ना तो आप कई दिन बलूचिस्तान पूरा नहीं फिर सकते, इतना बड़ा बलूचिस्तान है। एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 24 घंटे लग जाते हैं, और वो इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है बलूचिस्तान, बहुत दूर दराज इलाके हैं वहां पे। तो किसी एक एरिया में थोड़ा सा आप अमनो अमान कायम करके 10, 20, 30 किलोमीटर में आप सहाफियों को ले जाके वहां कहते हैं देखो जी कितना अच्छा है, वहां पे मकामी लोगों को बिठा के जी बात करें इनके साथ। आप वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। उनको लेकर जाओ, उन धरनों के अंदर मिलवाओ वहां पे लोगों से, उनसे पूछें वो के मसाइल क्या है, हालात क्या है। वो जो धरनों में लोग बैठे हुए उनकी बात सुनता ही कोई नहीं, कोई मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता, किसी सहाफी को वहां जाने नहीं देते। वहां लेकर जाए ना जहां पे लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, चमन के पास लेकर जाएं जहां पे लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, वहां लेकर जाएं। बॉर्डर के साथ साथ फिर आए जहां पे ये सारी काश्त लगी हुई है, जहां पे सारी की सारी मंशियात की काश्त हो रही है, वहां लेकर जाएं। ब्राह्मचा की मंडी में लेकर जाएं जहां पे मंशियात की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां और पूरी दुनिया में मंशियात वहां से स्मगल होती है। वहां लेकर जाएं जहां पे कोकीन बनती है, वहां लेकर जाएं जहां पे अफीम बनती है, वहां लेकर जाएं जहां पे चरस और गांजा बनता है, वहां लेकर जाएं जहां पे आइस तैयार होती है। उन जगहों पे नहीं लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएंगे वहां पे जहां थोड़ा सा एरिया बनाएंगे बेहतरीन टिप टॉप करके, वहां ले जाके सहाफियों कहते हैं कर दो। कभी बर्तानिया से ले जाते हैं, कभी यहां से ले जाते हैं, कभी वहां से ले जाते हैं, मुफ्त के टिकट देते जा रहे हैं, आओ जी आपको हम लेकर जाते हैं उन इलाकों में, जाकर आप बताएं बहुत अमनो अमान है। 42 लाशें गिरी है अभी मेरे लोगों की, कितना अफसोसनाक है। और ये सिलसिला कैसे खत्म होगा, ये सवाल सारे पूछते हैं कि जनाब इसका हल क्या है। देखिए अगर दहशतगर्दी आपने खत्म करनी है ना, तो आपको एक आजाद खारजा पॉलिसी भी चाहिए, एक आजाद दाखिला पॉलिसी भी चाहिए। आपको ताकत और डंडे के साथ सोचना बंद करना पड़ेगा। जितने भी सियासी कैदी हैं मारंग बलोच समेत, उन सबको आपको रिहा करना पड़ेगा। जबरी तौर पे जितने लोगों को लापता किया है उन तमाम लोगों को या तो रिहा करना पड़ेगा या उनकी लाशें उनकी खानदानों के हवाले करनी पड़ेंगी। उसके बाद बलूचिस्तान के वसाइल बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान के अंदर अवाम की मुंतखब हुकूमत लानी पड़ेगी। फिर आप 5 साल 6 साल 10 साल आप इंतजार करेंगे, बलूचिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब आप उनका बजट उन्हें देंगे, वो खुद अपने बजट को खर्च करेंगे। जब आप उनके मुंतखब नुमाइंदों को इजाजत देंगे, वो खुद अपने सूबे को बेहतर बनाएंगे। आपने 78 साल बलूचिस्तान के ऊपर जोर जबरदस्ती ताकत के साथ, डंडे के साथ, बंदूक के साथ हुक्मरानी करके देख लिया, कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का। एक दफा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की आजाद हुकूमत जो वहां के लोग बनाए, उसे हुकूमत करने दें आप। मैं आपको शर्तिया कहता हूं 10 साल के अंदर बलूचिस्तान बेहतर हो जाएगा। आज से तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ये खून रेजी खत्म हो जाएगी। खासतौर पे बुगटी को कत्ल करने के बाद जिस तरह मुक्के लहराए गए, या बुगटी को कत्ल करने के बाद जो कुछ किया गया, वो एक फौजी ने एक रेप ही किया था ना, एक लेडी डॉक्टर का। एक फौजी ऑफिसर था, उसने एक लेडी डॉक्टर का रेप कर दिया। बुगटी साहब ने मामला उठा दिया, उन्होंने कहा इसको सजा होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब डट गए, नहीं मैं नहीं सजा होने दूंगा, मैंने देख लिया, मैंने पता कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि वो सब हुआ था, मकामी लोग उसके गवाह थे। तो हुआ क्या, वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बुगटी साहब को कत्ल कर दिया गया, अकबर बुगटी को। और अब तक लगभग 10-12 हजार लाशें तो हम उठा चुके हैं उसके बाद से लेकर अब तक, और लगातार ये सिलसिला जारी है। तो मारंग बलोच को छोड़ें, लापता अफराद को आजाद करें, मुंतखब नुमाइंदों के हवाले इक्तदार किया जाए, वसाइल वापस लौटाए जाएं, दाखिला और खारजा पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएं, तो यकीन रखें कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे नहीं। एक और खबर नाज़रीन जो मैंने आपको कल दी थी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुराद पास कर रही है, सहाफियों के ऊपर सख्तियां करने के कवानीन पास कर रही है। ये चीजों के ऊपर बहुत तनकीद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद सबसे ज्यादा तनकीद की। अगर तनकीद के अंदर मैं आपको ग्रेडिंग करके दूं तो नंबर 1 सबसे ज्यादा तनकीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इन अमाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने और उनके अपने वोटर सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर की, नंबर 1। नंबर 2 पे जो तनकीद की, वो 2 नंबर तनकीद मीडिया के ऊपर की गई।
और नंबर 3 के ऊपर जो तनकीद है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकी, उनका मुंह ही नहीं बनता, वो खुद ये काम करते रहते हैं सारा दिन। लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी दबाव पड़ने पर फौरी तौर पे हुक्म जारी किया कि जनाब हम इनके ऊपर नजरसानी करने जा रहे हैं, चाहे वो सहाफियों वाला मामला है, चाहे वो यानी पीका की टाइप का काम करने जा रहे थे ना वहां पे। उन्होंने कहा जी आजादी इज़हार राय का मामला हो, चाहे वो हमारी मुराद का मामला हो, हमारी सहूलियात का मामला हो, इस सारे के ऊपर हम नजरसानी करने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा, सवाल यह है। देखिए ना, उस वक्त जब पीटीआई के सपोर्टर ने पीटीआई के ऊपर हमला कर दिया था कि भाई ये तुम किस तरह के कानून पास करने जा रहे हो, तुम अपने लिए हलवा इकट्ठा कर रहे हो, अवाम अजाब में पड़ी हुई है, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, तुम मौजे कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पीटीआई को पड़ गया था ना इतने मुश्किल हालात में, उस वक्त नून लीग का वोटर जो है वो रजा डार को डिफेंड कर रहा था, इसहाक डार का नवाज साहब, कि रजा डार ने रेप किया तो क्या हुआ या करवाया तो क्या हुआ। ये फर्क है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं बड़ा खुश होता हूं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से। एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर सपोर्टर था ना वो सामने खड़ा हो जाता था आके डट के, जुल्फिकार अली भुट्टो के, बेनजीर भुट्टो के, फिर जरदारी और बिलावल ने इतना मायूस किया वो बात ही नहीं करते। लेकिन आज जिस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर उसके पास ये शऊर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अपनी जमात के खिलाफ खड़े होते हैं। तो देखिए वजह क्या बनी कि सुहेल अफरीदी को पीछे हटना पड़ा। एक तो पहले वो सारे लोग जो है उनको शर्म आनी चाहिए जो कल तक इस सारे को डिफेंड कर रहे थे, और आज सुहेल अफरीदी पीछे हट गया। पीछे तभी हटा ना कि जब गलत चीज थी, ना होती तो पीछे ना हटता। तो वो डिफेंड करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नंबर 1, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना शऊर साबित किया है। नंबर 2, जब कोई हुकूमत अवाम के वोटों से आती है ना तो उसे इस बात की फिक्र रहती है कि अवाम नाराज ना हो जाए। जब आपकी हुकूमत बनेगी ना अवाम के वोटों से तो आपको फिक्र रहेगी कि यार अवाम नाराज होगी तो दोबारा वोट नहीं देगी। लेकिन जब आप बूटों के तस्मों के साथ लटक कर आएंगे तो फिर आप पता क्या कहते हैं, फिर आप कहते हैं जहाज की बात हुई है, लिया है भाई। फिर आप इस तरह की हरकत करेंगे टिल्ले मुंह के साथ कि भाई खरीदा है जहाज, जो होता है उखाड़ लो। फिर आप ये करते हैं। जब आप अवाम के वोटों से नहीं आए होते ना, बूटों के तस्मों के साथ लटक के जबान से पॉलिश कर करके आप इक्तदार में टिकटॉक बनाकर आ जाते हैं। फिर आपको कोई फिक्र नहीं होती कि अवाम क्या कह रही है। फिर आप कहते हैं खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन जब आप अवाम के वोटों से आते हैं फिर आपको पीछे हटना पड़ता है, आपको अवाम की मंशा के मुताबिक फैसला करना पड़ता है। एक और चीज जो खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत ने साबित की कि ये लोग फाशिस्ट नहीं है। ये आपको याद है पीका के खिलाफ लोग रो रो के मर गए और इन्होंने बड़े सख्त कवानीन बनाए। पंजाब में अजीबोगरीब काम इन्होंने डाल दिए, वफाक में डाल दिए, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में बेड़ा गर्क कर दिया आइन का। इतनी तनकीद हुई, ये टस से मस नहीं हुए। बल्कि ये इतने फाशिस्ट हैं, ये बंदे उठा लेते थे, मारते थे, कुटते थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई हुकूमत ने वो कम से कम नहीं किया। लेकिन जो इमरान खान ने कहा वो भी नहीं किया। ना इन्होंने अभी तक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की, ना इन्होंने अभी तक कोई ड्रोन हमलों के ऊपर कोई एफआईआर दी, ना इन्होंने अभी तक जो एक बिल था जिसे हर हाल में खत्म करना था, पहले अली अमीन गंडापुर ने और उसके बाद सुहेल अफरीदी ने, एक्शन इन एड सिविल पावर का जो एक कानून है उसे खत्म करना था, वो इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। हालांकि इनके पास ये अक्सरियत मौजूद है, ये ताकत मौजूद है, ये जब चाहे खत्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया क्योंकि उसके बाद फौज के पास ऑपरेशन करने की वो सलाहियत खत्म हो जाएगी, या वो उनके पास जो एक वजह है, जो उनके पास एक कानूनी जवाब है, वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने अभी तक वो खत्म नहीं किया। नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट है रेहान तारिक साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया एनसीसीआईए की जानिब से। ये बरतानिया में गए हुए थे और अभी ये पता चला कि जवाद नकवी साहब हैं मजहबी रहनुमा, उनका कोई इंटरव्यू करते हुए इन्होंने कोई मुतनाज़ सवाल कर दिया था, तो उस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 दिन का इनका रिमांड भी दे दिया गया। बहुत अफसोसनाक बात है। देखें, एक जर्नलिस्ट सवाल ही तो करता है, सवाल गलत भी हो सकता है। फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें यही साहब रेहान तारिक साहब ये माफ़ी मांग रहे हैं अवाम से कि जनाब मेरे सवाल से अगर आपकी दिलदारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो इंसान से गलती हो, अगर माफ़ी मांग ले, एक लाइल्मी भी बंदा सवाल भी कर देता है। लेकिन फौरी तौर पे इस मामले को लेकर एनसीसीआईए ने एक मुकदमा दर्ज किया, वो एयरपोर्ट पे वापस है, उन्हें वहां से अरेस्ट कर दिया और 6 दिन का उनका रिमांड भी दे दिया। देखिए, अगर ऐसा कोई मसला है तो आप एक नोटिस जारी करते हैं, आप सहाफी को कहते हैं आगे पेश हो जाए, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, हमारे सवालों के जवाब दे दें और आप हमें मुतमईन कर दें।
ऐसे केसेस में आप उसको बेल अप्लाई करने का मौका भी दे देते हैं। लेकिन यहां पे तो ना एक सिलसिला चल रहा है कि साबित करना है हमने कि हमसे ज्यादा जालिम और फस्तायत वाला कोई भी नहीं है। बहरहाल जो भी है, इसका फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, और अल्टीमेटली इसकी कीमत पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ती है। जब आप एक 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 करके सबको मारते हो, देखें ना, अहमद फरहाद को इतना जबरदस्त ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है कि ये वीडियो बनाओ, घर जाओ, वीडियो नहीं बनाओगे हम नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी फैमिली के जराये से मेरे तक मालूमात आई है। वो कहते नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो उनसे बनाने के लिए हो सकता है कि जबरदस्ती करके, जोर लगा के, जुल्म करके उनसे कोई वीडियो बना ली जाए, तो क्या इससे कश्मीरी जो है वो एक नए मौक़िफ़ पे चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मेरे हवाले कर दें आप अपना कोई भी एक जर्नैल, इवन मेरे हवाले आप कर दें अपना कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी, आप बहुत बड़े से बड़ा आदमी मेरे हवाले कर दें, आप अपना जर्नैल, जर्नैल सबसे बड़ा होता है ना, जर्नैल कोई अपना मेरे हवाले कर दें आप, मुझे सिर्फ दे दें 10 दिन के लिए। जो स्टेटमेंट आप कहते हैं मैं उससे निकलवा दूंगा आपको। जो स्टेटमेंट आप कहते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या लोगों की सोच बदल जाएगी? लोग बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता कि बंदा पकड़ा गया था, अब इसका स्टेटमेंट आ गया। क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम पाकिस्तानी अवाम को डंडे से चलाएंगे? और डंडे से मुल्क नहीं चलते होते, डंडे से मुल्क नहीं चलते होते, और सिक्योरिटी फोर्सेस का यह काम नहीं होता। यह सिविलियंस का काम है कि वो फैसले करें। बहरहाल इन्हें समझ आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो लोग एक दिन खुद समझा देंगे। अब तक के लिए